नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमने सबने ये चर्चा सुनी है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने हिमालय पर जासूसी के उपकरण लगाए हैं। मगर इसे अफवाह या झूठी खबर मानकर हम लोग इस पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन ये घटना सच्ची है और इसकी हकीकत का पूरा और पक्का पता लगाया है वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार ने। हरि कुमार कई दशकों से इस खबर की सच्चाई ढूंढने में लगे थे और अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित अपने लेख में इसका पूरा ब्यौरा दिया है। उन्होंने बताया कि 60 साल पहले यानी 1965 में सीआईए ने पर्वतारोहियों की को हिमालय पर जासूसी के उपकरण स्थापित करने के लिए भेजा था। उसका इरादा चीन की जासूसी करने का था। चीन ने 1 साल पहले ही परमाणु परीक्षण किया था और वो उससे परेशान था। पर्वतारोहियों का ये दल हिमालय की चोटी पर पहुंच भी गया था, मगर एक तूफान ने सब गड़बड़ कर दिया और उन्हें उपकरण छोड़कर वापस आना पड़ गया। छोड़े गए उपकरणों में एक न्यूक्लियर डिवाइस भी था। इसका छूटना सबसे खतरनाक था क्योंकि इससे विकिरण फैलने का खतरा आज तक बना हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है, बीमारियां फैल सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस पूरे घटना को, इस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करते हैं। हरि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मुकेश जी। हरि जी, आप पिछले कई दशकों से इस पूरे मामले को समझने की, जानने की, खोज-पड़ताल करने में लगे हुए थे। ये सिलसिला कैसे शुरू किया था? ये अफ़वाहों के तौर पर तो हम लोग काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं। आपको क्यों लगा कि इसकी तह में जाना चाहिए? मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि हमने कई दशकों से इसमें काम किया, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले तकरीबन 6-7 साल से हम लोग इसमें लगे हुए थे। ये भी हम नहीं कह सकते कि हम फुल टाइम इसी काम में लगे हुए थे, लेकिन धीमे-धीमे, धीमे-धीमे अपने सोर्सेज़ डेवलप कर रहे थे, सब्जेक्ट को समझ रहे थे, सब्जेक्ट को देख रहे थे, इधर-उधर बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट जो हमें अवेलेबल हो रहे थे, उनको पढ़ रहे थे, जो उससे कंसर्न लोग थे, उनको बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस तरीके से धीमे-धीमे, धीमे-धीमे हमने इस स्टोरी को बिल्डअप किया। जो हमारे साथ में इसके मेन राइटर हैं जेफरी जेटलमैन साहब, वो यहाँ पहले 5 साल पहले ब्यूरो चीफ थे दिल्ली में, तो उनके साथ इस काम की शुरुआत हुई थी। और इस काम की शुरुआत इसीलिए हुई थी कि अपने जो सतपाल महाराज साहब हैं, वो उनकी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ता है वो इलाका। तो उस इलाके में सतपाल महाराज जो थे अपने इलाके में जाते थे तो गाँव के लोग उनसे ज़िक्र करते थे कि साहब इस तरह की एक डिवाइस यहाँ पे कुछ छूट गई थी। हमारे गाँव के लोग जो थे उसमें पोर्टर बन के गए थे और वो मतलब मसला कभी न कभी खुल सकता है, कभी न कभी उससे नुकसान हो सकता है। तो वो इस सवाल को उठाते रहते थे। और उन्होंने उस दिन जिस चीज़ ने हमारा अटेंशन अट्रैक्ट किया इस पे, तो समटाइम इन जुलाई 2018 उन्होंने अपना एक प्रेस स्टेटमेंट दिया कि साहब मैं मोदी साहब से प्रधानमंत्री जी से मिला था और मैंने उनको इस सब्जेक्ट के लिए कहा कि साहब ये इस तरह की चीज़ें हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जाता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ। उन्होंने अपने बयान में कहा कि साहब प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि मुझे खुद इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में जाँच-पड़ताल करूँगा और हम देखेंगे कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी खबर जो थी वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, इसने हमारा ध्यान अट्रैक्ट किया और इस पे फिर हमने थोड़ा-सा इंटरनेट पे सर्च किया, तो ऐसा तो नहीं था कि उस टाइम में ये अफ़वाह थी, बात तो सच्ची थी क्योंकि उस टाइम के जो मिशन लीडर थे कोहली साहब उन्होंने बाकायदा पूरी एक बुक लिखी हुई थी इस पे, स्पाइज़ इन हिमालयाज़। और उसके बारे में और भी मतलब ये कि 2013 में या 2010 में आई थिंक कारवां मैगज़ीन ने एक काफ़ी बड़ी स्टोरी की थी, जो वहाँ गए थे, काफ़ी लोगों से उन्होंने बातचीत की थी। वो सारी चीज़ें और भी बहुत सारे न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें वो चलती रहती थी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते रहे, पढ़ते रहे, धीमे-धीमे स्टोरी को बिल्ड अप करते रहे। फिर हम लोग कोहली साहब को मिले, कोहली साहब की बुक पढ़ी, कोहली साहब ने कुछ और भी डॉक्यूमेंट दिए। फिर उससे संबंधित हमने सोचा कि हमको इस काम को ऐसे करें, ऐसे करें, लेकिन वो चीज़ें थोड़ा डिले होती चली गई। हम लोग न्यूज़ में हैं, ब्यूरो में हैं, तो न्यूज़ में हैं, तो कभी कुछ न्यूज़ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, उसमें उलझे रहते थे। उसके बाद में जब वो हमारे थे जेफरी जेटलमैन साहब, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो ये हमको लगा कि भई अब तो ये भट्टे खाते में चला जाएगा सारा काम। लेकिन वो दोबारा आए फिर आई थिंक 2021 में वो फिर दोबारा आए थे और फिर हम लोगों ने दोबारा इसको रिवाइव किया। हम लोग उधर जोशीमठ गए, उन गाँवों में जहाँ से पोर्टर इसमें जाते थे, उनके पास गए, उनको जाके मिले हम और और हमने डॉक्यूमेंट पढ़े और चीज़ें जानकारी की, दोबारा कोहली साहब से मिले और भी जो कंसर्न लोग थे, एक सोनम मांग्याल साहब हैं जो कि उसमें लेह में रहते हैं, उनसे भी मैं मिलने गया। उसके बाद में जब हमारे जो वो थे को-राइटर हैं जेफरी जेटलमैन जी, तो उनका ट्रांसफ़र जो था यहाँ से लंदन हो गया। उन्होंने अमेरिका में कुछ लोगों को ढूँढा, उन्होंने अमेरिका में कुछ ऐसे लोगों को ढूँढा कि जो एक तो जो माउंटेन थे जो उसमें गए थे और एक जिन्होंने पूरा इस पूरे के पूरे मिशन का खाका डेवलप किया था।
और फिर अमेरिका में एक सिस्टम है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो डिक्लासिफाइड होते चले जाते हैं। तो वो कुछ उन्होंने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वहाँ पे ढूँढे और फिर वो ढूँढते जो था ये स्टोरी। और अभी लास्ट जो कैच था डॉक्यूमेंट का वो तो हम लोगों को अभी नवंबर में मिला था। तो नवंबर में एक जो पूरे इसके आर्किटेक्ट थे बिशप बैरी करके, उनके कहीं कुछ घर में गैराज में कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे उनके बेटे को। उन्होंने जेफरी जेटलमैन साहब का उनका संपर्क हुआ और वो जेफरी जेटलमैन जो थे उनके गए जाके डॉक्यूमेंट, उसमें बहुत सारी नई जानकारियाँ हमको मिली। तो इस पूरे में हमको काफ़ी नई चीज़ें मिली इस मिशन के बारे में और उसकी जो जियोपॉलिटिक्स थी उस टाइम के बारे में, उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश, वो सब करके ये पूरा का पूरा आर्टिकल अभी हम लोगों ने लिखा। तो मुझे ये बताइए कि 1965 में सीआईए यहाँ पर लोगों को हायर करती है और एक पूरा मिशन हिमालय पर भेजती है। ये कैसे संभव हो गया? क्या ये सीआईए इस पैमाने पर इंडिया में ऑपरेट कर रही थी और उसने लोगों को पैसे दिए? आपने कोहली साहब का नाम लिया, उनको भी किसी तरह से समझाया, बुझाया, पटाया होगा और फिर भेजा और वो सारे उपकरण यहाँ तक आए और उनके ज़रिए भेजे गए। ये जो ऑपरेशन था, ये सीआईए का और आईबी का जॉइंट कोलैबोरेशन ऑपरेशन था। उस टाइम में रॉ तो नहीं थी, लेकिन सीआईए थी, सॉरी अपनी आईबी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो थी। मलिक साहब उसके हेड थे और ये ऑपरेशन उन दोनों का, दोनों एजेंसीज़ का मिला-जुला ऑपरेशन था और दोनों एजेंसीज़ का ये कहना है कि भई उस टाइम में जो उनके कंट्री की टॉप की लीडरशिप थी, उससे कंसेंट ली गई थी इसमें। इंडिया की जियोपॉलिटिक्स उस टाइम में क्या थी कि 1962 में वार हुई थी। आप उसमें वार में हम लोगों का काफ़ी मतलब ये कि एक तरीके से शॉर्ट और इंटेंस वार थी, लेकिन इंडिया का एक तरीके से ह्यूमिलिएशन उस वार में हुआ था। हम लोगों ने टेरिटरी लूज़ की थी। तो चाइना को लेके एक बहुत बड़ा सवाल जो था वो हिंदुस्तान के दिमाग में था। और दूसरा क्या था कि चाइना उस टाइम में लगातार अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बिल्ड अप कर रहे थे। उन्होंने अपने जो थे कुछ टेस्ट वो कर चुके थे और कुछ टेस्ट उन्होंने उस दौरान भी किए थे। आई थिंक ब 200 ब 1964 में भी उन्होंने कोई एक बड़ा टेस्ट किया था। उसको लेके इंडिया भी चिंतित था और अमेरिका भी चिंतित था। दोनों की एजेंसीज़ भी चिंतित थी। तब उसमें सीआईए ने ये कॉन्टैक्ट जो था हमारी आईबी से किया था और दोनों की समझ में ये आ गया था कि ये हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, ये हमारा जॉइंट इंटरेस्ट है और इस जॉइंट इंटरेस्ट में हम लोगों ने मिल के साथ में काम करना है। तो उस तरीके से दोनों में आपस में कोलैबोरेशन हुआ। कोहली साहब उस टाइम में उस मिशन को लीड किए थे 1965 में जो एवरेस्ट पे गया था। तो कोहली साहब की स्टार वैल्यू थी उस टाइम पे और उस टाइम में जो अमेरिकन्स थे, अमेरिका में भी एक बिशप बेरी थे, उन्होंने भी एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग की थी। तो सीआईए ने वहाँ पे बिशप बेरी को पकड़ा था और उनसे ये कहा था कि आप एक जो है क्लाइंबर्स की टीम को तैयार करें और उधर ये काम कोहली साहब को सौंपा गया था। कोहली साहब के पास तो टीम तैयार थी क्योंकि वो तो अब तुरंत ही वहाँ पे एवरेस्ट से होके लौट के आए थे, है ना? और लौट के आए थे वो शायद तकरीबन मिड जुलाई में लौट के आए थे और आते ही उनको ये बताया गया कि आपको इस मिशन पे जाना है और अमेरिका में आपको ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। उन सारे के सारे क्लाइंबर्स ने कहा कि हम लोग 3-4 महीने में भी लौटे, हम लोग बहुत थके हुए हैं, हम लोग कुछ अपने परिवारों के साथ टाइम गुज़ारना चाहते हैं। तो उनको फिर ये बताया गया कि भई ठीक है, आप लोग कुछ 15-20 दिन अपने परिवारों के साथ गुज़ार लो और अगस्त में आप जो है वहाँ पर यूएसए में ट्रेनिंग के लिए जाएँगे। अगस्त में उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। उधर वहाँ जो बिशप बैरी थे, उन्होंने एक टीम इकट्ठी की हुई थी। तो इन दोनों जॉइंट टीम का इनका जो था वहाँ पे ट्रेनिंग की गई थी। वहाँ पे वो जो था न्यूक्लियर जनरेटर जो था उसमें 7 रोड पड़ती थी। एक बॉक्स था उसमें 7 रोड वो न्यूक्लियर जिसमें ये था प्लूटोनियम वगैरह थे उसमें वो पड़ती थी। उस सब की ट्रेनिंग वहाँ पे इनको दी गई थी। हमारे जो कोहली साहब हैं या जो हमारी टीम थी उनका ये कहना था कि टीम के लेवल पे, बाकी टॉप के लेवल पे क्या जानकारी थी क्या नहीं थी वो अभी हम लोगों को नहीं मालूम। लेकिन टीम के लेवल पे था कि हमको ये नहीं पता था कि ये न्यूक्लियर मामला है। हमको था कि साहब ये कोई सर्विलेंस के इक्विपमेंट से इनको ऊपर लगाया जाएगा और उससे जो था उसके ये नेशनल इंटरेस्ट में मिशन। वहाँ पे वो जो बैरी बिशप थे, जो अमेरिका में इसको पूरे को आर्किटेक्ट बने हुए थे, उनका भी यही कहना था कि साहब हमने इस काम को नेशनल इंटरेस्ट में किया था। अब इन सब की कैलकुलेशन जो थी वो टाइमिंग्स की थोड़ा-सा गड़बड़ होगी। ये अगस्त में ये लोग वहाँ ट्रेनिंग कर गए। वहाँ से अगस्त में ट्रेनिंग करने के बाद में लोग सितंबर में लौटे। सितंबर में लौट के स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो थे नंदा देवी के बेस कैंप में पहुँच गए। वहाँ पे करते-कराते ऊपर पहुँचते-पहुँचते इनको मिड अक्टूबर हो गया था। अब मिड अक्टूबर इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन क्योंकि वहाँ पे तो स्नो आप जितनी भी माउंटेनिंग है वो मई में शुरू होती है और मोटा-मोटा जो है वो सितंबर तक वाइंड अप हो जाती है। अब ये मिशन जो था मिड अक्टूबर तक एक्सटेंड हो गया है। जो लास्ट डेट थी इसकी वो 16 अक्टूबर थी। 16 अक्टूबर को उनको
उस पूरे की पूरी डिवाइस को वहाँ पे टॉप पे ले जाके आपको फिक्स करना था। आप कैंप 4 तक पहुँच गए थे। कैंप 4 के बाद में 5वाँ कैंप था और फिर वहीं पे उसको आपको सेट करना था। तो वो वहाँ पे थोड़ा-सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। 16 सितंबर को जब उस तरीके से भयंकर वहाँ पे स्नो ब्लिज़र्ड आ गया, उसमें फिर कैप्टन साहब जो थे, कोहली साहब जो थे, वो उनको ये लगा कि भई मैं क्या मेरे माउंटेनर जो हैं, मैं उनकी लाइफ़ को सेव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। कैप्टन कोहली का ये कहना है कि मैं बराबर अपने जो मेरे कॉन्टैक्ट थे, मतलब जो मेरे टॉप थे दिल्ली में, वो तो आईबी के लोग थे, तो जिसके भी वो टच में रहोगे तो बोले मैं सारा का सारा उनको ब्रीफ कर रहा था और मैंने उनसे कहा कि भई मैं अब इस स्टेज पे मैं ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि मेरे माउंटेनर जो हैं वहाँ पे हों, उनकी लाइफ़ का सवाल है, मैं उनको ऑर्डर कर रहा हूँ कि आप लोग नीचे आइए। तो कैप्टन कोहली का ये कहना था कि मुझे परमिशन दी गई टॉप से कि भई आप नीचे आ जाइए, आप अपने लोगों को बुला लीजिए, टेक द कॉल। उन्होंने कहा कि साहब मैं कुछ ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, जो वो इक्विपमेंट है, उनको हम वहाँ पे जाके ठीक से उनको किसी कहीं पे फिक्स कर देंगे और जैसे ही मई में फिर सीज़न शुरू होता है 1966 में, हम उसको जाके रिकवर कर फिर टॉप ठीक से टॉप पे फिक्स कर देंगे। ऐसा ऐसा उनका प्लान हुआ था। कुछ ये कहते हैं कि भई अमेरिकन्स ने उस चीज़ को उस वहाँ पर उस टाइम पे रिसेंट किया था कि भई ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं और ये ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन कैप्टन कोहली ने उनकी ये कॉल थी कि भई इनको वापस बुलाया जाए। थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा बहस-मुआवज़ा भी होता है, कहीं डॉक्यूमेंट में देखने को मिलता है। ये लोग वापस आ गए। अब नेक्स्ट सीज़न जब वो शुरू होता है मई में, मई 1966 में। मई 1966 में ये लोग वहाँ जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने उस मशीन को फिक्स किया था, मतलब कि किसी रस्सी उसके नायलॉन की रस्सियों से बाँधा तो सब किया था। वहाँ पे जब ये उसको देखते हैं तो इनको मिलता नहीं है। अब उनमें सबके सबके इनके होश-फाख्ता हो जाते हैं। तब शायद इनको कोहली साहब को वो अमेरिकन्स बताते हैं कि भई इट्स अ सीरियस मिस्टेक एंड देयर वाज़ अ न्यूक्लियर फ्यूल इन दिस। अब ये तो हमको किसी न किसी तरीके से ढूँढ के निकालना होगा। दिस इज़ समथिंग वेरी डेंजरस, है ना? फिर ये लोग उसको ढूँढने की कोशिश करते हैं। पूरे 1966 में ढूँढते हैं, 1967 में ढूँढते हैं, 1968 में ढूँढते हैं। ये उसको ढूँढ नहीं पाते। वहाँ पे मिलते नहीं है वो। अब वो जैसे भी हुआ वो जो न्यूक्लियर जि जि जिस जिस उसमें केस में उसको फिट किया जाता था उन 7 रोड्स को, तो थोड़ा चूँकि वो न्यूक्लियर फ्यूल था और जब आप उसको एक्टिवेट कर देते हो तो थोड़ा-सा गर्म हो जाता है। तो बर्फ में जब वो गर्म रहेगा तो वो थोड़ा बर्फ को पिघलाता है, फिर नीचे चलता चला जाता है। अब वो नीचे चल के कहाँ पहुँच गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका आज तक उसका कोई पता नहीं। तब से ये सवाल है कि वहाँ से पूरे ग्लेशियर्स हैं, गंगा का पानी निकलता है, बहुत सारी स्ट्रीम्स निकलती हैं जो कि बाद में गंगा बन जाती हैं। तो अगर ये कभी कहीं इसका रेडिएशन वहाँ पर हो गया तो पूरा का पूरा जो गंगा का पानी है उसमें रेडिएशन हो जाएगा। तो वो एक उसका जो डेंजर है वो लोगों के जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में वो चीज़ अभी भी है और वो कंसर्न उनके दिमाग में अभी आज तक भी है। और वो प्लूटोनियम काफ़ी मात्रा में है, थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं। वो प्लूटोनियम का जो हम लोगों ने हिसाब-किताब लगाया था कि जो नागासाकी में बॉम्ब रखा गया था उसका 1/3 था। उस बहुत पूरे ज़्यादा है। वॉल्यूम का। उस पूरे जी, वॉल्यूम का वो 1/3 प्लूटोनियम है। प्लूटो उसमें कुछ मात्रा जो है प्लूटोनियम 239 की थी और कुछ मात्रा प्लूटोनियम 238 की थी। और इसकी जो हाफ लाइफ है, इनमें न्यूक्लियर मटेरियल की एक हाफ लाइफ बोली जाती है, वो 88 ईयर्स है ना? तो फुल लाइफ उससे कहीं ज़्यादा होगी। तो वो जो है वो डेंजरस तो है, लेकिन अब इतने साल बाद उसकी पोटेंशियली कितनी बचती है? क्या वो डैमेज करने का उसका पोटेंशियल है कि नहीं है? किस तरीके से अगर वो कहीं एक्सपोज़ हो जाएगा तो कैसे होगा? ये सारे के सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सब पोटेंशियल काफ़ी कम हो जाता है और अब उसकी उतना डे और दूसरा ये भी लोग कहते हैं कि साहब इसमें से इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इतना निकलता है वहाँ से कि उतने वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितना डैमेज कर पाएगा, कितना नहीं डैमेज कर पाएगा ये क्वेश्चन है। लेकिन उसकी जो डेंजर करने की जो पोटेंशियलिटी है, वो तो है कहीं न कहीं भी। बिल्कुल। तो ये कैप्टन कोहली को तो ये नहीं बताया गया था कि ये इसमें न्यूक्लियर डिवाइस भी है। क्या भारत सरकार को भी अंधेरे में रखा गया होगा? अब ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि उस टाइम में उतने एल्टीट्यूड पे दूसरा तो कोई एनर्जी का साधन होगा नहीं, है ना? वहाँ पे तो कोई आप इलेक्ट्रिसिटी ले नहीं जा सकते, सोलर उन दिनों में चलती नहीं थी और दूसरा कोई ऐसा तरीका था नहीं। तो जब आप किसी भी चीज़ को कोई भी आप एक डिवाइस लगाएँगे, उसमें 3-4 चीज़ें होती थी, एंटीना होता था, एक वो टेलीमेट्री का स्टेशन होता था, एक ये डिवाइस होती थी, उसको आप लगाओगे, उनको आप इंटरकनेक्ट करोगे, तो लॉन्ग टर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी थी, वो न्यूक्लियर मटेरियल में होती थी। अब उस टाइम में इंडिया ने देखिए उस टाइम में जो एजेंसी के लोग थे, साइंटिस्ट का डिसीज़न तो था नहीं, ये तो एजेंसी के लोगों का डिसीज़न था। एजेंसी के लोगों में
उस टाइम में चीन का डर था। उस डर में उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर किया। दूसरा किसी ने ये तो सोचा नहीं था कि भई ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, है ना? अब ये जहाँ तक हमारा ख़्याल है कि अमेरिकन्स ने पहले भी और भी जगहों पे इस तरह की डिवाइसेज़ लगाई होंगी, ऐसा तो है नहीं कि भी यहाँ पे पहले लगा रहे होंगे। एक और हम अलास्का लोगों में जी, हुँ, हाँ, अलास्का में एक रूस पर हाँ, जी। हाँ। एक और हम लोगों के सामने एक केस आया था कि साहब इनका कोई सैटेलाइट का एक वो था अपना सैटेलाइट था, वेदर सैटेलाइट था, क्या था और उसमें ये डिवाइस थी उसको लॉन्ग टर्म एनर्जाइज़ करने के लिए, वो डिवाइस किसी तरीके से गिर के उसमें समुद्र में चली गई थी। उस डिवाइस को वो अमेरिका की ज्योग्राफिकल टेरिटरी में था और उस डिवाइस को अमेरिकन्स ने सा 4-5 महीने के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा अपने शिप्स और वो उसके नेवी की चीज़ें लगा के उसको ढूँढ निकाला था। ये भी सवाल खड़ा होता था कि जब अमेरिकन्स ने वहाँ पे ढूँढ लिया, तो यहाँ क्यों नहीं ढूँढ सकते? लेकिन वहाँ पे वो जो था वो कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं था, वो कोई कोवर्ट ऑपरेशन नहीं था। यहाँ पे तो ये कोवर्ट ऑपरेशन था और दूसरा कि उतने एल्टीट्यूड पे जाना वो तो वो सब जो है वो एक तमाशा तो खड़ा कर ही देता ना अगर इसको ओपनली आप उसको ओपनली अगर ढूँढने की कोशिश करते और काफ़ी काफ़ी मतलब इतना कोशिश की, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन्स ने कोशिश नहीं की, वो बार-बार उस मिशन में आते थे, सर्च वाले मिशन में आते थे। जो भी उस टाइम में उनके पास में सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट थे, वो सब हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। उन सबका इस्तेमाल वहाँ पे किया गया था कि साहब इसको ऐसे कर लें, वैसे कर लें। हमारे भी साइंटिस्टों का उसमें दिमाग लगा था कि साहब ये अगर यहाँ से इस तरीके से फ़ॉल होती है, तो यहाँ पे जाके गिरेगी, ऐसे होगा, वैसे होगा। वो सारा का सारा किया गया था। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप उसको ढूँढ नहीं पाए, उस मशीन को आप ढूँढ नहीं पाए और वो जहाँ भी कहीं होगी वो मतलब उसमें वो ग्लेशियर में, क्या पत्थरों के बीच में क्या वो होगी, वो कहीं दबी हुई होगी। ये बताइए कि ये जो डिवाइस लगानी थी या सेंसर वगैरह लगाने थे, वो एग्ज़ैक्टली कहाँ पर लगाने थे और उससे क्या-क्या उद्देश्य हासिल किए जाने थे? देखिए, वो जो सेंसर लगाने थे, जो अमेरिकन्स का आइडिया था, वो ये आइडिया था कि भैया अभी कितनी ऐसी हाइट पे लगाया जाए चाइना बॉर्डर के आसपास, जहाँ से कि आप उसको दूर तक चाइना को आप देख सकें, है ना? ये था आइडिया और उसमें इस तरह के सेंसर्स थे कि जो 1000-1500 किलोमीटर में अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती, न्यूक्लियर एक्टिविटी, तो वो उसको पकड़ लेंगे, आइडिया ये था। पहले जो अमेरिकन्स का आइडिया था, वो ये था कि इसको कंचनजंगा के टॉप पे लगाया जाए। कंचनजंगा जो है बहुत ही डिफिकल्ट माउंटेन है, उसको उसके ऊपर जाना और इस तरह की मशीन लगाना वो आसान नहीं। जब ये लोगों के सामने आया कि अब ये डिसीजन तो सीआईए वाले ले रहे थे, सीआईए वाले माउंटेनियर तो होते नहीं, वो डिसीजन लेके वो नीचे भेज देते कि भई इसको वहाँ पे आप लगा दो इसको। तो जब ये कंचनजंगा का ज़िक्र उनके सामने आया बैरी बिशप के और हमारे कैप्टन कोहली के, दोनों ने इसको मना कर दिया कि भई ये ये संभव नहीं है, वहाँ पे एक तो जाना इतना आसान नहीं है, दूसरा इन इक्विपमेंट को, इनके वेट को वहाँ पे ले जाना आसान नहीं है। अगर आप ले भी जाएँगे तो उसको लगाने के लिए आपको 2-4 घंटे तो चाहिए ना, अगर आप उतने माउंटेन टॉप पे पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ पे इतना सस्टेन करना आसान नहीं है। तो कंचनजंगा उन्होंने जो था रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में फिर दूसरा जो नज़र में आया, तो दूसरा नज़र में आया हमारा ये नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत के बारे में भी कोहली साहब के रिजर्वेशन थे, उन्होंने ये कहा था कि साहब ओके इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो अब इसमें क्या है कि एक तो सवाल ये है कि आप उन सारे इक्विपमेंट को लेके ऊपर चढ़े, है ना? और जैसे-जैसे आप ऊपर चलते चले जाते हैं, इक्विपमेंट को मतलब ले जाना उतना आसान नहीं होता, है ना? उतने वेट को कैरी करना और अपनी चीज़ों को कैरी करना, ऑक्सीजन, पानी, खाना और सब उसको लेके आप ऊपर जाएँ, ऊपर फिर वहाँ आप इतना स्टे करें, 4-5 घंटे आपको लगेंगे, वहाँ पे उसका स्पेस क्रिएट करें, कोई ना कोई एक फ्लैट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उस फ्लैट को क्रिएट करने में टाइम लगेगा और फिर उसको आप फिक्स करें और फिर उसको देखें कि भई वो एनर्जाइज़ हो गई है कि नहीं हो गई, सारी चीज़ें चालू हैं कि नहीं है। तो वो उन्होंने कहा था कि साहब ये नंदा देवी पे मुश्किल नहीं, उन्होंने नंदा कोट को सजेस्ट किया था। उन्होंने नंदा कोट को सजेस्ट किया था व्हिच इज़ ईज़ी टू क्लाइंब, उसकी हाइट थोड़ा-सा नंदा देवी से कम है, लेकिन अमेरिकन्स इस बात के लिए माने नहीं। और उसमें आइडिया क्या था, वही है जो मैंने आपको बताया अभी कि उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो सेंसर होते हैं, एक दूसरा क्या है कि वो टेलीमैथ या कुछ उसको बोलते हैं और एक ये अपना ये जो उसको एनर्जी देगा। तो वो सन तीनों चारों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको वहाँ पे फिक्स किया जाता है। उस टाइम में उनका ये मानना था कि जो रेंज जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट अपना चाइना कर रहा था कि वहाँ तक उसकी पहुँच चली जाएगी, है ना? उनका ये मानना था, अज़म्पशन था। ठीक भी था, उन्होंने बाद में कहीं दूसरी जगह उसको लगाया था, तो वहाँ से उनको सिग्नल कुछ मिले भी थे उसके, कि भई उस सिग्नल को आपने यहीं पे इंडिया में एक दूसरा स्टेशन डेवलप किया था, वहाँ पे भेजना था और वहाँ से फिर वो इंडिया के हेडक्वार्टर में और सीआईए के हेडक्वार्टर में जाना था। प्लान तो ये था। अब वो ब उतना हाइट पे जाना और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो गया था, वो सीज़न का हो गया था। अगर इसी काम को आप 1966 में करते, तो शायद ये हो जाता, कहीं किसी को पता भी नहीं चलता, कुछ होता भी नहीं, है ना? लेकिन चूँकि ये अक्टूबर का महीना आ गया और अक्टूबर का महीना जो है वो उसके लिए बहुत एप्रोप्रिएट मंथ नहीं है, तो इसलिए ये सारा का सारा फियास्को खड़ा हुआ।
क्या इसमें ये भी खतरा था कि इस सेंसर के माध्यम से सीआईए भारत की भी जासूसी करता? अ, ऐसा बातचीत में कहीं आया नहीं, क्योंकि उस टाइम में इंडिया का तो कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम चल नहीं रहा था। और इंडिया अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट अपना कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा तो हिमालय में जाके तो करेगा नहीं, इंडिया वाले तो यहाँ इसमें करते थे, राजस्थान में करते थे। तो वहाँ पे जाके उसकी इंडिया की वो क्या जासूसी कर लेंगे, ये तो बात कुछ गले नहीं उतरती है कि भैया इस तरह का कोई प्रोग्राम था कि नहीं था, या उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि नहीं था। सेना की गतिविधियाँ बॉर्डर पर, उन सब पर नज़र रखी जा सकती थी। ये सारी चीज़ें तो हो ही सकती थी, न्यूक्लियर एक्टिविटी भले ही वो ना पकड़ पाते, लेकिन दूसरी चीज़ों को तो पकड़ सकते थे। तो दूसरी चीज़ों को पकड़ने के और दूसरे बहुत तरीके हैं। भई अब सेना की गतिविधि के लिए इतने टॉप पे जाके आपको एक माउंटेन पे सर्वेलेंस मशीन लगाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, उसमें तो भी उस उन उन उनके सभी कंट्री एक-दूसरे की करते रहते हैं, सबके पास में है, कोई लोकल लोगों को तोड़ते हैं, उनको उनको पैसा देते हैं, उनसे अपना मूवमेंट की खबरें जो है हम लेते हैं, तो वो तो ग्राउंड की चीज़ें हैं, वो उतना 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 मुश्किल काम वो नहीं लगता कि उसके लिए आपको उतने टॉप पे जाके सर्वेलेंस की मशीन लगाने की ज़रूरत है और आप इन द रिस्क लें कि भई हाँ, इस काम को वहाँ पे जाके करें, है ना? वो काम ये मतलब रॉ के लोग जो हैं, किसी भी कंट्री की जो इंटेलिजेंस वो ग्राउंड पे करते हैं, ग्राउंड के फोर्सेस, ग्राउंड के एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 1966 तक ये खोज चलती रही, उसके बाद अबैंडन कर दिया गया। क्या उसके बाद दोबारा से कोई ऐसी कोशिश हुई कि सेंसर लगाया जाए फिर से? 1966 में बंद नहीं हुई, 1966 में पूरे सीज़न में इसकी खोज चलती रही, 1967 में इसकी पूरी खोज चलती रही, 1968 में इसकी पूरी खोज चलती रही और जब वो 1966 में नहीं मिली तो तुरंत अमेरिकन ने कहा कि भई ठीक है, हम जो है वो मशीन मिले ना मिले, हम दूसरी मशीन ले आएँगे और उसको हमको दूसरी जगह कहीं लगाना चाहिए। वो फिर जहाँ तक मेरा ख़्याल है 1967 में नंदा कोर्ट में लगाई गई क्योंकि नंदा कोर्ट को ओरिजिनली कैप्टन कोहली ने सजेस्ट किया था। लेकिन वो ठीक से 1967 में वो शायद ठीक से चल नहीं पाया, 1967 या 68 में फिक्स की गई। होता क्या था कि आपने उसको मशीन को लगा दिया, वो सारे के सारे उसके सिस्टम चल भी गए, ठीक है? कुछ उन्होंने छोटे-मोटे सिग्नल वहाँ से कैच भी किए। उस बीच में शायद कोई वहाँ पे न्यूक्लियर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर टेस्टिंग उन्होंने चाइनीज़ ने की भी नहीं थी। लेकिन मशीन चूँकि गर्म होती है, जब उसको आप एनर्जाइज़ कर देते हो, तो उसका जो आउटर केस है, वो थोड़ा-सा गर्म हो जाता है। जब वो गर्म हो जाएगा, उसके चारों तरफ अगर बर्फ होएगा, तो वो फिर नीचे जाता है। वो नीचे जाता है, तो ये भी उसको 67, 68 में उसको लगा भी दिया, तो जब वो दोबारा जाते थे, तो जहाँ पे लगाते थे, वहाँ पे नहीं मिलती थी। फिर इनके होश फाख्ता होते थे, भी अब दोबारा कहाँ से चलेगी? और फिर एक स्टेज में ये 3-4 बार हुआ। एक स्टेज में अमेरिकन्स ने डिसाइड किया कि, भई ये तो ठीक जगह नहीं है, इसको हम रिट्राइव कर लेते हैं। उन्होंने वहाँ से उस मशीन को रिट्राइव कर लिया। और रिट्राइव करने के बाद उस मशीन को एज़ इट इज़ वापस अमेरिका ले गए। उसके बाद में इन्होंने लेह के पास एक जगह है, वहाँ पे लेह से शायद कुछ 15-20 किलोमीटर कोई हिल टॉप था, वहाँ पे इन्होंने लगाया और वहाँ पे उन्होंने लगा के कहा कि उस टाइम में उसमें फिर ये न्यूक्लियर वाला नहीं लगाया, उसमें सोलर के लगाए गए, सोलर के पैनल्स लगाए गए और सोलर के पैनल से वो चलेगी। और वो मशीन में भी कुछ ना कुछ टेक्निकल खराबियाँ आती रही, लेकिन वो वहाँ पे मेरे ख्याल से 1973 तक प्रॉपर काम उसने किया और 1973 में उसने काफ़ी अच्छे सिग्नल्स जो थे, वो चाइनीज़ की जो एक्टिविटीज़ थी, उसकी इन लोगों को दिए। वो सिग्नल्स इंडियंस के पास आते थे, अमेरिकन्स के पास आते। लेकिन 1973 तक उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी कि आप ये काम जो आप उस मशीन से करना चाह रहे हो, वो आप सैटेलाइट के माध्यम से कर सकते हो। आपके प्लेन होंगे, प्लेन अपने इधर-उधर उड़ेंगे, वो अपना उसको सारे को कैप्चर कर लेंगे। तो फिर वो मतलब प्रोजेक्ट रिडंडेंट हो गया था। लेकिन नंदा देवी के बाद में उसको नंदा कोर्ट में लगाया, कोशिश की गई कि वो चले, प्रॉब्लम्स आई क्योंकि बार-बार उसके ऊपर स्नो आ जाता था, वो नीचे जाती थी, काम करना बंद कर देती थी, उसका जो पर्पज़ था वो सर्व नहीं होता था। किसी तरीके से वो फिर उसको ढूँढते थे, ढूँढने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि उसको वहाँ पे नहीं होगा, तो उन्होंने उसको जो था वहाँ पे जाके वापस किया और उसको अमेरिका ले गए। उसके बाद में तीसरा इक्विपमेंट आया और तीसरे इक्विपमेंट को लेह लद्दाख में कहीं लगाया गया और वहाँ पे लेह लद्दाख में उसने 1973 में ठीक से काम करना शुरू किया। लेकिन 1973 में जब दूसरी टेक्नोलॉजी आएगी तो वो सारा का सारा प्रोजेक्ट रिडंडेंट हो गया था। तो सतपाल महाराज मोदी जी से मिले, उन्होंने कहा कि मैं जाँच करवाऊँगा। उसके बाद कुछ हुआ क्या? कोई जाँच हुई, उसके कोई बाद प उसके कोशिश बाद की में कहीं गई? उसके बाद में जी। कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला, उसके बाद में कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला। हमने भी मतलब ये कि इधर-उधर ईमेल भेजे थे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है इंक्लूडिंग मोदी साहब का ऑफिस और अपना ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हैं? कहीं से हमको कोई जवाब नहीं मिला। उसने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक बार हमको एक लाइन लिख के भेजा था कि साहब वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस डिवाइस, हैं? लेकिन जब ये मसला बाद में उठ गया था
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साइंटिफिक कमिटी बनाई थी और इन लोगों ने उसमें वो पानी की मॉनिटरिंग कुछ सालों तक की थी। कब तक की थी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, लेकिन उसकी वाटर की मॉनिटरिंग तो हुई थी कुछ सालों तक। ये कब की बात है? ये मसला जो था 1978 में एक अमेरिकन मैगज़ीन ने इसको खबर को छाप दिया था। वो कोई एक आदमी था, अमेरिकन राइटर था, हम लोगों ने उसका नाम-वाम लिखा है सारा। तो वो एक अमेरिकन मैगज़ीन थी, उसमें ये मसला पब्लिश हो गया था। उस टाइम में अमेरिका का भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। कुछ अमेरिकन सांसदों ने तुरंत जो है एक चिट्ठी लिखी थी। उस टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे कार्टर साहब थे। कार्टर साहब को चिट्ठी लिखी, साहब दिस इज़ वेरी डेंजरस और अगर अमेरिका ने ऐसा किया है तो अमेरिका को हर कोशिश करनी चाहिए कि उस मशीन को वहाँ से रिट्राइव करे। यू शुड स्पेंड ऑल द रिसोर्स। वो चीज़ फिर यहाँ के अखबारों में भी छपी, यहाँ पे भी पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, देसाई साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। जब था तो फिर वो पुरानी बातें पूछी गई, निकाली गई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये तो माना कि ये प्रोजेक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने कहीं सीआईए का नाम नहीं लिया। एक तरीके से उन्होंने मतलब सीआईए को बचाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा देसाई साहब ने कि भई ये जो प्रोजेक्ट था, ये उस टाइम में, उस टाइम की जो जियोपॉलिटिक्स थी, उसके हिसाब से ये नेशनल इंटरेस्ट में था और इसमें जो दोनों कंट्रीज़ का टॉप था, उसकी कंसेंट से ये लगाया गया था। और उन्होंने कहा कि साहब हमारे लोगों ने उसकी वो जब जब खो गई थी मशीन, जब मशीन नहीं तभी भी उसमें नीचे जो है वो ग्राउंड पे पानी की क्वालिटी कुछ तो वाटर मॉनिटरिंग की गई थी। बाद में जब इन्होंने कहा तो इन्होंने एक साइंटिस्ट की कमिटी बनाई जो हमारे यहाँ उस टाइम में टॉप के न्यूक्लियर एनर्जी के साइंटिस्ट थे। बिल्कुल एकदम जो टॉप था पावर एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लोग, उनकी एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने इसको पूरा जाँचा, परखा और उन्होंने उसके बाद कई सालों तक इसकी वाटर की मॉनिटरिंग की थी। उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी थी बाद में, उन्होंने भी उसमें रिपोर्ट में काफ़ी सारी मतलब सभी इन्हीं लोगों से पूछ के जो माउंटेनर्स थे और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल थे और जो ग्राउंड की सिचुएशन थी उस सबको लेके वो रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था, ये कंक्लूड किया था कि साहब नंबर 1 कि उसका जो है वो रेडिएशन होएगा नहीं और अगर होएगा भी वो तो इतना मिनिमम रेडिएशन होएगा कि वो ह्यूमन उसको डैमेज नहीं करेगा। ये उनका उस टाइम में कंक्लूज़न था। फिर उन्होंने कहा कि साहब हमने कुछ मॉनिटरिंग सेंटर्स बना दिए, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज की डेट में हमको कहीं भी कुछ भी उसका कहीं कोई रेडिएशन का साइन मिला नहीं है। हम लोग इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे हैं। हम लोगों के पास में ये जानकारी नहीं है कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग कितने सालों तक हुई आगे। किसी ने हमको इसका जवाब दिया नहीं। और क्या अभी भी होती है कि नहीं होती है, हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते। जी, तो अब कुल मिलाकर अगर इसके अलावा कोई जानकारी हो जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? संक्षेप में ये कह दें कि ये एक प्रोजेक्ट था 1965 में लगाने की कोशिश की गई थी, फेल हुआ था। उसके बाद जो न्यूक्लियर डिवाइस है उसको ढूँढने की कोशिश अगले 3 सालों तक होती रही। फिर बीच-बीच में मामला उठता रहा। सरकार ने जाँच करने की, मॉनिटरिंग की के लिए कमेटियाँ बनाई और फिर धीरे-धीरे मामला खत्म हो गया। अब दोबारा से फिर से चर्चा में आया जब सतपाल महाराज ने इस प्रश्न को मोदी जी के साथ उठाया और उसके बाद क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं। उसके बाद में यहाँ इंडिया में क्या हुआ उसकी हमारे पास में कोई जानकारी लेकिन मैं 3-4 और छोटी-छोटी चीज़ें आपको बताना जी, चाहता हूँ। एक तो कि जो बाद में हमें डॉक्यूमेंट मिले वहाँ अमेरिका में, तो उसमें हम इस बात से बड़ा सरप्राइज़ हुए कि द काइंड ऑफ ऑडेसिटी द सीआईए है कि साहब इस तरह के उसको वहाँ बैठ के अपना आपने टेबल पे उसको प्लान कर लिया, सारे के सारे प्रोजेक्ट को और आप इंडिया में यहाँ उसको एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहे हैं, है ना? तो और जब आपने उसको एग्ज़ीक्यूट किया तब तो किसी तो जब आपने उसको कंसाइज़ किया, जब आप उसको बना रहे हैं तब तो आपने किसी को इंडियन को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन आपने जब एग्ज़ीक्यूट किया, तो वो काम जो है सारा आपने इंडियंस पे डाल दिया। उस टाइम में इन्होंने जो ये बैरी बिशप साहब थे, इन्होंने जिसका भी दिमाग रहा होगा, उन्होंने एक सीक्रेट मिशन की कल्पना की। उन्होंने कहा उसको नाम दिया उसको सीक्रेट साइंटिफिक मिशन। उन्होंने कहा साहब हमारे जो माउंटेनर्स हैं वो नंदा न वो सॉरी अपना कंचनजंगा पे जाएँगे, ये स्टडी करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है उस पे क्या फ़र्क पड़ता है हाई एल्टीट्यूड में और हाई एल्टीट्यूड में जब ह्यूमन आदमी स्टे करेगा, वहाँ पे रुकेगा, तो हाउ द बॉडी रिएक्ट इस तरह की स्टडी करने का उन्होंने कवर ऑपरेशन उसमें डेवलप किया था। और उस ऑपरेशन को ये जो बैरी बिशप थे ये एक फोटोग्राफर जो कि नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करते थे, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के लिए काम करते थे। और उन्होंने एक नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का लेटर उसके साथ में लगाया। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है। एनी सपोर्ट टू जैसे वो लिखा जाता टू व्हमसोएवर कंसर्न एनी सपोर्ट टू दिस पीपल इज वेलकम। दूसरा क्या था कि एक अमेरिका की एक एल्पाइन सोसाइटी है जो कि टॉप की माउंटेनियरिंग को मतलब वो मॉनिटरिंग करते हैं और वो साहब वो रहते हैं वहाँ पे। उन्होंने उसको एक सपोर्ट लेटर दिया उस मिशन को कि साहब ये है। और तीसरा एक कोई बहुत बड़ा एनजीओ था जो कि लोग उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उसके टच में रहते थे। उन्होंने एक लेटर उनको दिया कि भाई
एनी काइंड ऑफ सपोर्ट टू दीस पीपल इज़ वेलकम। तो इस तरह के बड़े-बड़े ऑर्गनाइजेशंस भी जब आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है, तो इस तरह के ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं, उसमें आगे आ जाते हैं, आके खड़े होते हैं। तो ये चीज़ हमको तो मतलब अब नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो है, वो एक बहुत बड़ा ऑर्गनाइजेशन है, या अल्पाइन सोसाइटी, अल्पाइन क्लब जो है, वो एक बहुत बड़ा ऑर्गनाइजेशन है। अब उस तरह के लोग भी इस तरह के मिशन में आगे आके उसको सपोर्ट करें, थोड़ा-सा मतलब ये उसको हमें ताज्जुब हुआ। एक दूसरी बात ताज्जुब की हमको ये लगी कि भई उस टाइम में ये जो अमेरिकन माउंटेनर्स थे, इनको ये इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि भई आपको ज़रूरत पड़े टॉप पे जाके और आपको वहाँ पे एक फ्लैट क्रिएट करना पड़े, तो उसके लिए आप ब्लास्टिंग कर सकते हैं। अब कैन यू इमेजिन कि भई इतने हाई एल्टीट्यूड के माउंटेन पे आप जो है दूसरे कंट्री में आप जा रहे हो और आपको लग रहा है कि भई टॉप पे जाके आप ब्लास्टिंग करो, ब्लास्टिंग करके आप एक फ्लैट सरफेस क्रिएट करो और वहाँ पे आप अपने डिवाइस को लगाओ। ये ब्लास्टिंग का मसला जो था इंडियन माउंटेनियर ने कभी नहीं बताया, ना किसी किताब में, कोहली साहब की बुक में भी नहीं है। लेकिन हमने उन डॉक्यूमेंट में पढ़ा कि वो अमेरिकन जो माउंटेनर्स थे, उनको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि भई आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये ब्लास्ट और वो शायद ब्लास्टिंग करने के कुछ अपने साज़ो-सामान भी साथ लेके गए थे। अब इंडियन जी, माउंटेनियर जो थे, उनका काम उनकी टेक्नोलॉजी से संबंधित तो कुछ था नहीं। उनका जो था कि ये माउंटेनियर कुछ जाके साइंटिफिक काम करेंगे ऊपर, इनका साज़ो-सामान ऊपर लाना, इनको जो मदद करनी है वो करनी और बाकी इनको सेफली वापस लेके आना। अभी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसकी कितनी क्लैरिटी उनको थी कि नहीं थी, ये मतलब ये थोड़ा-सा अभी भी डिस्कशन का इश्यू है। तो वो जो चीज़ थी कि भई आप जो है वहाँ पे जाके ब्लास्ट कर लें, नंदा देवी के टॉप पे या कंचनजंगा के टॉप पे, ये भी ये भी एक मतलब नई-सी चीज़ थी मुझे लगी कि भई इस तरीके से कोई भी कंट्री इतने टॉप के माउंटेन पे जाके आप सोचो कहीं कोई अमेरिकन जो है वो कोई एक मिशन सीक्रेट मिशन तय कर लेगा एवरेस्ट पे जाके हम टॉप को ब्लास्ट कर देंगे। अरे भई ये पूरी हिस्टोरिकल बिल्कुल। धरोहर आप से कभी ब्लास्ट हो कर सकता है कि भारतीय एजेंसियों को बताया ही ना गया हो। हाँ, 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 हाँ। हमको ये उनसे छिपाकर ये इंडियन सब को हो रहा है। जानकारी थी कि ब्लास्ट वहाँ कर देंगे, उसकी ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, वो एक पॉसिबिलिटी ऑप्शन उन्होंने रखा है ना? तो वो चीज़ काफ़ी मतलब इसी दिस इज़ द ऑडेसिटी कि भई आप जो सीआईए जो भी अपने दिमाग में अपना तय कर ले, उसको जाके वहाँ पे आप क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज़ थे, इतनी बड़ी पावर थे, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी कुछ ब सरप्राइज़िंग जो है वो और ये बिल्कुल नया था। ये तो डॉक्यूमेंट हमको अभी नवंबर में ही मिले, दिसंबर में हमारा आर्टिकल आया। ये डॉक्यूमेंट तो जी, हमको भी लेट नवंबर में मिले जिसमें हमको ये सारी चीज़ें मिली थी कि भई ये ब्लास्टिंग की भी ट्रेनिंग थी, उसके मैप बने हुए थे कि साहब ऐसे-ऐसे ब्लास्टिंग करनी होगी। आपको जो है वो सिक्किम साइंटिफिक एक्सपीडिशन के उनको उन्होंने जो नेशनल ज्योग्राफिक जो लेटर लिखा वो, जो अल्पाइन क्लब ने लेटर लिखा, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिले तब जाके हम लोगों ने उसको उस तरीके से लिखा। क्या आपको कहीं चीन की प्रतिक्रिया मिली इस पूरे मामले पर? नहीं, चाइनीज़ लोगों ने आर्टिकल को पढ़ा है ना? यहाँ की भी जो एम्बेसी है उनके लोगों ने उसको पढ़ा है, लेकिन हमें कोई रिएक्शन उसका चाइना का उसमें नहीं मिला। तो इस तरह कभी की हमने चाइनीज़ घटनाएँ को उस तरीके से अप्रोच भी नहीं जी, किया कि भई चाइनीज़ को हम लोगों ने कभी उस तरीके से अप्रोच भी नहीं किया और इस पूरे उसमें मसले में चाइनीज़ का क्योंकि ये तो 1978 में तो ये ओपन हो गया था, हमारे पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था। उस टाइम में भी चाइनीज़ ने इसको कैसे रेट किया, क्या किया, ये हम लोगों को मने नहीं इसका इसका पता चला। वही एक चीज़ नहीं थी, कई चीज़ थी जो कि उस टाइम में अमेरिकन सपोर्ट से तिब्बतन जैसे आए थे। उनका एक फ़ोर्स बना था अपने यहाँ चक्राता में उसका हेडक्वार्टर भी है। एक कोई एयर स्ट्रिप डेवलप की थी जिसका ज़िक्र आता है हमेशा वहाँ पर ये अपना उड़ीसा में चरबटिया पता नहीं क्या एयर स्ट्रिप बनाई गई थी। वो सारी की सारी चीज़ें मतलब ये है कि सीआईए के लोग यहाँ कर रहे थे, इंडियन की कंसेंट के साथ में कर रहे थे, चाइनीज़ की सर्वेलेंस के लिए कर रहे थे। तो वो चीज़ें चल रही थी, मुझे लगता नहीं ऐसा कि भई चाइनीज़ जो है इन सब चीज़ों से इग्नोरेंट रहे हों। बिल्कुल। और यही वजह है कि भारत और चीन के बीच हमेशा एक डिस्ट्रस्ट का माहौल रहा है और रहेगा क्योंकि सीआईए अब के आप साथ जिस तरह देखिए से कि उस जी, टाइम में कोल्ड वॉर का ईरा था। उस टाइम में ओपनली अमेरिका हमारे साथ नहीं था। हमारा जब 1970 की वॉर चल रही थी, चाहे अमेरिका जो था वो कहीं और खड़ा हुआ था कि साहब 7th फ्लीट आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थ्रू आउट इस पीरियड में अमेरिका तो हमारे साथ नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी 1962 की वॉर के बाद में दोनों की एजेंसीज़ के लेवल पे ताल्लुकात थे। दोनों एक-दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे। जो वो मतलब मैंने ये पढ़ा है कई जगह कि साहब जो वो पहले के वो एक फ़ोर्स बनाया था, जो तिब्बतन्स का जो फ़ोर्स बनाया था, उसमें हमारे भी लोग थे लद्दाख साइड के, उसको सारे के सारे को अमेरिकन्स फंड करते थे। तो जी, उस लेवल का कोलैबोरेशन जो था वो एजेंसीज़ के लेवल पे पहले था और ये कोई ऐसा नहीं था कि भई ये कोई इस तरह के एग्ज़ाम्पल पूरी दुनिया में होता है। जहाँ-जहाँ आपके इंटरेस्ट जो हैं, वो मतलब ये कि कोइंसाइड करते हैं, वहाँ-वहाँ आप तुरंत हाथ मिला के आप अपना तालमेल कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया हरि जी, बड़ी दिलचस्प कहानी आपने सुनाई है। इसके बारे में लोग बात तो करते रहते हैं लेकिन कोई ठोस जानकारी कभी मिलती नहीं थी।
आप लोगों ने बड़े रिसर्च करके और इतनी मेहनत से एक रिपोर्ट तैयार की है और बहुत ही विश्वसनीय है। मुझे लगता है कि दर्शकों को अब इसके बारे में एक मुकम्मल जानकारी मिल गई है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक नमस्कार। यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.